नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिशन गुरुकुल में। मेरा नाम गौरव सिंह है। दोस्तों, आज हमारी साइंस का ये 5वां लेक्चर है। ऑलरेडी हमने साइंस में बायोलॉजी में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट ख़त्म कर दिया है, जिसमें आता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है, फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर आ जाता है, विटामिन्स वगैरह आ जाते हैं, उसमें न्यूट्रिशंस भी हमने आपको कंप्लीट कर दिया था और ह्यूमन एनाटॉमी कंप्लीट कर दिया था। आज हम ले आते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और कुछ मिसलेनियस चीज़ें लाए हैं जो कि आपसे यूजुअली एग्जाम्स में पूछा जाता है, और मतलब यूजुअली उतना ही कंटेंट पे ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। अगर उससे ज़्यादा आप जाते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉपरली डेप्थ में पढ़ना पड़ जाएगा, और शायद वो उतना एग्ज़ाम बेसिस पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर कोई चीज़ डेप्थ में पूछी जाती है, खासकर बायोलॉजी से रिलेटेड, तो वो यूजुअली करंट अफेयर में ही रहता है, या मतलब हिंदू में, या कोई आपके इंडियन एक्सप्रेस जैसे पेपर में वो न्यूज़ आई रहती है, या कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू रहता था जैसे क्रिस्पर कास 9 हो गया। ये सब चीज़ें करंट अफेयर की थी, ठीक है। स्टैटिक में हम वही पढ़ेंगे जो एक जनरल अवेयरनेस के तौर पे, जीके के तौर पे हमको जानना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर आता है तो हम उससे आपको एलिमिनेट कर देंगे। और यूपीएससी ईपीएफओ वगैरह एग्जाम में आपने देखा है कि वन लाइनर काफ़ी पूछा जाता है, तो एओईओ एग्ज़ाम के लिए आप इसको थोड़ा सा सीरियसली लें। और ये भी कंप्लीट हो जाएगा आपका 2-3 लेक्चर में, बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 2 या 3 या 4 लेक्चर में मैक्सिमम केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, बाकी बचा फिजिक्स, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो साइंस जो है, अगर आप वीडियो लेक्चर्स भी हमारे 1-1 घंटे के लंबे नहीं है, अगर यही हमारे आधे घंटे 35 मिनट में डेली देख, मतलब डेली क्या, आप समझ लो 3-4 दिन में एक वीडियो आ रहा है, अगर देख के आपका करेक्ट हो सकता है तो इसमें बहुत ज़्यादा आउटकम की बात होती है ना। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड है क्या, हम सबसे पहले चीज़ ये पढ़ेंगे। ब्लड क्या है? ब्लड एक करेक्टिंग टिश्यू है, ठीक है। क्या है? ब्लड एक करेक्टिंग टिश्यू है। ये क्वेश्चन हमेशा आया है, जिसको हिंदी में संयोजी ऊतक कहा जाता है। ये बेसिकली क्या होता है, जिस एक प्लाज्मा में बेसिकली ये जिसमें जो होता है सेल मूव करता है, जो कि फ्लूइड मैट्रिक्स जिसको हम कह सकते हैं, मतलब ब्लड प्लाज्मा जिसमें जो होता है बेसिकली सेल जो है मूव करता है, इसीलिए इसको जो है करेक्टिंग टिश्यू बोला जाता है। ब्लड प्लाज्मा जो है बेसिकली आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी रखता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है वो प्रोटीन के कारण होती है, ना कि आरबीसी। आपसे पूछ लेगा ब्लड, मतलब स्टेटमेंट बना के यूपीएससी दे देगा, ब्लड में जो होता है विस्कोसिटी जो होती है उसकी आरबीसी के कारण होती है, डब्ल्यूबीसी के कारण होती है, और तीसरा पूछ लेगा हीमोग्लोबिन के कारण होती है। हीमोग्लोबिन, चलिए प्लेटलेट्स पूछ लेगा, प्लेटलेट्स के कारण होती है, ना तो आरबीसी के कारण, क्योंकि ये 50 से 54 लाख के करीब होता है। और जो होता है ये आपका डब्ल्यूबीसी जो है 5 से 10 हज़ार के करीब होता है, और प्लेटलेट्स 3 से 5 लाख के करीब होता है। तो आप लोग सोचेंगे कि आरबीसी ज़्यादा है तो आरबीसी के कारण होगा, नहीं। ये जो है ब्लड में विस्कोसिटी जो होता है प्रोटीन के कारण होता है। ब्लड का बेसिकली जो पीएच होता है 7.35 से 7.45 होता है। कई कोई एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि ब्लड का पीएच क्या होता है। ब्लड का पीएच आप लोगों को पता होना चाहिए, मतलब ब्लड एक कौन सा मीडियम शो करता है, बहुत ही मतलब न्यूट्रल से थोड़ा सा ही आगे होता है। न्यूट्रल 7, पीएच स्केल पे 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, ठीक है। एक और चीज़ है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। आरबीसी रेड ब्लड जो होता है आपके केवल कशेरुकी, हिंदी में जिसको बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स में ही पाए जाते हैं। नॉन वर्टिब्रेट्स में आरबीसी नहीं पाए जाते हैं, तो ये आपको दिमाग में रखना है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें किसी फॉर्म में आ जाती हैं और इससे ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है अगर वो करंट अफेयर का टॉपिक नहीं है तो, ठीक है। एक एवरेज आदमी, एडल्ट का जो होता है उसके शरीर में 54 लाख क्यूबिक पर वो आरबीसी होता है, ठीक है। आरबीसी जनरेट कहाँ से होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आरबीसी आपका जनरेट कहाँ होता है और वो डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, ये यूजुअली इंपॉर्टेंट है। आरबीसी कहाँ से जनरेट होता है आपको पता होना चाहिए, डब्ल्यूबीसी कहाँ से जनरेट होता है। ये दोनों परमानेंट तो होते नहीं है, ये और जनरेट होते हैं, और ये साथ ही साथ डिस्ट्रॉय भी होते हैं। डिस्ट्रॉय कहाँ होते हैं, ये दोनों आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल होता है, ये यूजुअली एग्जाम में पूछा जाता है। आरबीसी आपका बोन मैरो में जनरेट होता है और ये स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होता है। आरबीसी आप कैसे भी याद कर दो, आरबीसी में मतलब बोन मैरो, जो आपके बोन मैरो सबको जानता है शरीर में कहाँ है, नहीं पता जिसको वो नेट पे एक बार जो है ह्यूमन बॉडी का एक मतलब इमेज सर्च मार ले, उसको दिख जाएगा बोन मैरो, और स्प्लीन का भी लोकेशन आपको पता लग जाएगा, ठीक है।
ये बोन मैरो से जनरेट होता है आरबीसी में। आरबीसी की बात कर रहा हूँ, डब्ल्यूबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी का लोकेशन मैं बाद में बताऊंगा। आरबीसी जो है बोन मैरो से जो जनरेट होता है, स्प्लीन में जिसको तिल्ली हिंदी में बोलते हैं वहाँ पे जाके नष्ट होता है। तो दोनों की जो है हेल्थ, आपके आरबीसी आपके ब्लड के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एक एवरेज लाइफ जो होता है, जो आरबीसी जो जनरेट होता है और जो डिस्ट्रॉय होता है, उसके बीच में एक एवरेज लाइफ जो होता है आरबीसी का यूजुअली 120 दिन होता है। कितना दिन होता है? 120 डेज। 120 डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूजुअली आप लोग कभी देखोगे कुछ लोगों में विटामिन वगैरह की कमी हो जाती है, B12 की कमी हो जाती है, तो उनको यूजुअली जो है 2-3 महीने का कोर्स चलवाते हैं डॉक्टर। जब कमी हो जाती है नॉर्मली, मतलब हल्का सा कमी नहीं, थोड़ा ठीक ठाक कमी हो जाती है, तो बेसिकली जो आपका आरबीसी बन चुका रहता है वो 120 दिनों तक, तो भाई लगभग 120 या मतलब देखिए, एक दिन बनते नहीं, एक दिन में डिस्ट्रॉय होते नहीं ना। कुछ बनते हैं, कुछ कल बनते हैं, कुछ परसों बनते हैं, कुछ उसके एक दिन पहले डिस्ट्रॉय होते हैं, कुछ वो। तो आपके सब्सटेंशियल अमाउंट जो है आपकी ब्लड सेल्स में जो है न्यूट्रिशंस आने के लिए करीब जो होता है 90 से 100 दिन लग जाते हैं, 80-90 दिन, क्योंकि आरबीसी की जो लाइफ साइकिल होती है करीब अराउंड 120 डेज होती है, ठीक है। तो आरबीसी के मैंने बारे में बता दिया, ठीक है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में, ठीक है, जो कि खुद में एक प्रोटीन होता है, ठीक है। ड्यू टू हीमोग्लोबिन ब्लड हैव रेड कलर, ये भी आप लोगों को पता होगा, और ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में बॉडी में इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन की रेंज आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। हीमोग्लोबिन आप लोग कमी हो जाती हो तो अक्सर देखते होंगे डॉक्टर हीमोग्लोबिन खाने के लिए आपको अनार वगैरह बोलते हैं, अनार, गाजर, ये सब चुकंदर वगैरह जो है बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन ही जो होता है आपके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के जो है उसको मतलब एब्जॉर्ब करके बेसिकली वो आपके बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज और सेल में ले जाता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी आपका जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है। ये आपको बैक्टीरिया, वायरस या अदर फॉरेन सब्सटेंस से जो होता है आपकी शरीर की सुरक्षा करता है। क्या करता है? डब्ल्यूबीसी। कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। और जब आपके शरीर में, मतलब किसी के भी शरीर में डब्ल्यूबीसी की अधिकता हो जाती है तो उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं, ब्लड कैंसर बोलते हैं। मतलब वो जिसको कि सिपाही बोलते हैं, प्रतिरक्षा सिपाही, वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो आपके शरीर पे ही अटैक करने लगते हैं। मतलब उसको तो अटैक करना है, पहले तो फॉरेन सब्सटेंस, वायरस, बैक्टीरिया चाहिए, लेकिन जब इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो ये शरीर पे ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। उस कंडीशन को डब्ल्यूबीसी की मतलब ज़्यादा डब्ल्यूबीसी जब किसी में बढ़ जाता है तो उसको ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर कहा जाता है, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी जो है आपका दो टाइप का होता है, एक लिम्फोसाइट होता है, दूसरा न्यूट्रोफिल्स होता है, ठीक है। लिम्फोसाइट होता है, न्यूट्रोफिल्स होता है। न्यूट्रोफिल्स कहाँ से जनरेट होता है? आपके बोन मैरो से जनरेट होता है। और लिम्फोसाइट बेसिकली जहाँ से आपका आरबीसी खत्म होता है वहाँ पे स्प्लीन से जनरेट होता है। लिम्फ ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड होती है, ये आप में जनरेट होता है, ठीक है। इसमें दो होता है, लिम्फोसाइट कहाँ से होता है? स्प्लीन, लिम्फ सेल और थाइमस ग्लैंड। और जो होता है न्यूट्रोफिल्स जो होता है बोन मैरो से जनरेट होता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। और नष्ट कहाँ होता है? ये प्लीहा में नष्ट होता है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि 2-3 चीज़ें इसमें मैंने बताया, बहुत ज़्यादा चीज़ें बताया नहीं अभी तक। इसमें यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ब्लड से रिलेटेड यही कॉन्सेप्ट ही पूछा जाता है। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स आपके जो होते हैं 2 to 5 लाख क्यूबिक पर मीटर क्यूब होते हैं, करीब 2 से 5 लाख तक की इनकी संख्या होती है। और इसकी कमी यूजुअली आप लोगों ने रिपोर्ट्स वगैरह में देखा होगा, डेंगू वगैरह किसी के हो जाता है, या नॉर्मल फीवर में भी प्लेटलेट्स घट जाते हैं आदमी के, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको दिमाग में रखना है, स्फिग्मोमीटर जो होता है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर नापता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर आदमी का क्या होता है? 80-120 मतलब पारे से नापा जाता है इसको, कभी भी निर्वात मतलब वैक्यूम से नहीं, या किसी ऑक्सीजन के लेवल से नहीं, या किसी भी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे भी नहीं, इसको पारे से नापा जाता है, ठीक है। HG एक मैं आपको पूरा कन्वर्जन बताऊंगा। जो भी पढ़ाएगा आपको फिजिक्स में कन्वर्जन बताएगा कि बेसिकली मैं बता दे रहा हूँ थोड़ी से, वहाँ पे आपको डिटेल में बताया जाएगा।
वैक्यूम में जो यूजुअली आप अपना बीपी नापोगे ना तो वो 880 आएगा। 880 क्यों आएगा, मतलब अपर वाला सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों जानते होगे आप प्रेशर। तो 880 आएगा, क्यों आएगा, 760 जो होता है निर्वात वो मतलब जो वायुमंडल का वो होता है उसके साथ साथ जो है 120 जोड़ दिया जाएगा 880। ये सब आपको डिटेल में फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, रेफरेंस ले लेके किया जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नॉर्मल जो होता है आपका पारे के साथ मरकरी उसमें नापा जाता है, डॉक्टर देखते हो स्पेक्ट्रोमीटर जो है आपके हाथ में पट्टा बांध के जो है उसको दबाता है, प्रेस करता है, जिससे वो आपका टाइट हो जाता है आपके आर्म में। उसके बाद जो होता है ब्लड ग्रुप नापा जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोगों को जानना चाहिए एटलीस्ट ये है क्या, ठीक है। फिर ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं। ब्लड ग्रुप में जो होता है इसकी खोज जिसने की थी उसका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है ब्लड ग्रुप की खोज की थी। कई बार कोई छोटे छोटे एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछ लिए जाता है। बाद में जो है रीसस फैक्टर जो है बंदर में खोजा गया। रीसस फैक्टर आप लोग जानते होंगे, किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, किसी का ब्लड ग्रुप निगेटिव होता है, बेसिकली ये रीसस फैक्टर होता है, RH फैक्टर होता है, ठीक है। अगर आप शरीर में यूजुअली जानते ही होगे ओ ग्रुप वाले को ओ ही मिलाया जाता है, बी ग्रुप वाले को बी में ही मिलाया जाता है। बेसिकली वो क्यों मिलाया जाता है, अगर दूसरा ब्लड ग्रुप मिल जाएगा, दूसरा एंटीजन मिल जाएगा ना बेसिकली, तो वो जो है बेसिकली वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी और आदमी की डेथ हो जाएगी, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। और बर्नस्टीन ने एक थ्योरी दी थी, किसने दी थी, बर्नस्टीन। जैसे ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O यूजुअली जेनेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। जेनेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, बच्चों में जो है हेरिडेटरी मिलता है, जेनेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। कौन बताया था इसको, बर्नस्टीन बताए थे। ये मंडल लॉ वगैरह जानते होंगे, आनुवांशिकता का सिद्धांत, थोड़ा बहुत हम भी बताएंगे इसमें आगे के लेक्चर्स में। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ब्लड ग्रुप, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप या AB, इसमें से आनुवांशिकता कौन शो करता है, कौन ब्लड ग्रुप जेनेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है, तो उसका आंसर होगा AB और O, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, A होता है, B होता है, AB होता है, O होता है। अब जो ब्लड ग्रुप होता है बेसिकली उसमें वही एंटीजन होता है और उसके फ्लूइड में वही एंटीबॉडी होता है, ठीक है। एंटीजन यहाँ पर A ब्लड ग्रुप में एंटीजन A है, B ब्लड ग्रुप में एंटीजन B है, AB ब्लड ग्रुप में एंटीजन A और एंटीजन B दोनों है, ठीक है। और O ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता है। आपसे सीधे सीधे पूछ लेगा कि इसमें AB ब्लड ग्रुप में एंटीजन जो होता है नन होता है, एंटीबॉडी A और B होता है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा। एंटीबॉडी जो है एंटीजन जो होता है एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। एंटीजन A है तो इसका एंटीबॉडी B हो जाएगा, एंटीजन B है तो इसमें एंटीबॉडी A हो जाएगा, मतलब डिफरेंट होते हैं। आपको याद करने में सहूलियत के लिए हम बता रहे हैं, सहूलियत आपको हो, बाकी आप इसमें डेप्थ में मत जाइए। डेप्थ में जाना होगा तो आप NCERT में थोड़ा चले जाइएगा, उसमें भी उतना डेप्थ में आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। ये थोड़ा बड़ी चीज़ें हो जाती है, बस आपको इसी लेवल पे याद रखना है। और आप इतना जान लीजिए, अगर एंटीजन A और एंटीजन B चढ़ा दिया जाए, एंटीबॉडी मतलब एंटीजन A और एंटीजन B चढ़ा दिया जाए, तो जो है आपका बेसिकली उसमें जो होता है ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है। तो आपका जो A है तो एंटीजन भी वही होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर एंटीबॉडी सेम हो जाएगी ना दोनों ब्लड ग्रुप की, तो ही ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी इतना ही आप लोग दिमाग में रखिए। एंटीबॉडी आपसे पूछेगा किस में जो होता है ब्लड ग्रुप में नहीं है, तो वो है AB। और एंटीजन किस ब्लड ग्रुप में नहीं है, वो O है। अब इसमें जो होता है A+ भी होता है, A+ भी होता है, A- भी होता है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, ठीक है। आपका अगर किसी आदमी का ब्लड ग्रुप A है तो वो जो है O जो होता है आप लोग जानते ही हैं यूनिवर्सल डोनर होता है। पहले मैं बता देता हूँ, O जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, खासकर O-। और AB जो होता है आपका यूनिवर्सल रिसीवर होता है, वो आपसे किसी से भी ब्लड ले सकता है। और जो होता है आपका O जो होता है किसी को भी ब्लड दे सकता है, लेकिन ले सिर्फ उसी से सकता है। तो जब यूनिवर्सल डोनर ही है तो जो है आप A जो है वो आप A से ले सकता है या O से ले सकता है, B जो है B से ले सकता है या O से ले सकता है, AB जो है सबसे ले सकता है,
किसी कोई भी दे दो ब्लड, सबको एब्जॉर्ब कर जाएगा, मतलब क्योंकि उसमें जो होता है एंटीबॉडी कुछ होता ही नहीं है और वो एंटीजन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। एंटीबॉडी बेसिकली अगर बी है तो उसमें जो है दूसरा एंटीबॉडी आ जाएगा एंटीजन के साथ, मतलब सेम एंटीबॉडी और एंटीजन जो ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा रहा है, अगर उसका एंटीजन और जिस ब्लड ग्रुप जिसके चढ़ाया जा रहा है उसका एंटीबॉडी सेम हो जाता है, तब वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है। तो इसीलिए जो होता है डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर से दिमाग में सोच लीजिएगा, सुन लीजिएगा इसको, जिसका ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा रहा है अगर उसके ब्लड का उसके ब्लड ग्रुप का अगर एंटीजन और जिसमें चढ़ाया जा रहा है उसका एंटीबॉडी सेम हो जा रहा है, तब प्रॉब्लम हो जाती है, तब ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए बी है, आदमी है, उसका जो है एंटीजन जो है एंटीजन यहाँ पे बी है, तो बेसिकली वो बी ब्लड ग्रुप का है, तो वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें दिमाग में रखिएगा। उसमें भी प्लस माइनस रीसस फैक्टर होता है। रीसस फैक्टर भी बाद में पता चला कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ओ माइनस जो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, सॉरी यूनिवर्सल डोनर हो जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ा दिमाग में रखिएगा। आप क्या होता है, ओ ए, अगर किसी को ए प्लस है तो ए प्लस ही चढ़ाते हैं, ठीक है। ए माइनस भी चढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए माइनस वाले को ए प्लस नहीं चढ़ाते हैं, दिक्कत हो जाता है। रीसस फैक्टर में थोड़ी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, इसलिए डॉक्टर्स ने बंद कर दिया है, ठीक है। अब ये एंटीजन होते क्या है, एंटीजन बेसिकली क्या करते हैं, एंटीजन एक होते हैं कैटलाइज करते हैं, जो कि एंटीबॉडी जो होता है बेसिकली आपका इम्यून सिस्टम को प्रोमोट करता है। एंटीजन आपके शरीर में एंटीबॉडी जो है बनाने में जो है कैटलिस्ट का काम करते हैं और वो कैटलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो वो इम्यून सिस्टम बन जाता है। दो टाइप के एंटीजन होते हैं बेसिकली, ए एंटीजन और एंटीजन बी, ठीक है। एंटीबॉडी बनता कहाँ पे आपका, वो लिम्फोसाइट सेल में बनता है, लिम्फोसाइट्स में बनता है, ठीक है। ये चीज़ें दिमाग में रखिएगा। एंटीजन जो होता है आपका एंटीबॉडी बनने में कैटलाइज करता है, और एंटीबॉडी बनता कहाँ पे, लिम्फोसाइट में। लिम्फोसाइट वगैरह मैंने आपको ऊपर बताया, और WBC से लिंक्ड है ये सब चीज़ें, सब कुछ प्रतिरक्षा का जो भी काम होता है WBC उसमें रोल प्ले करता है, ठीक है। लिम्फोसाइट, बोन मैरो लिम्फोसाइट इन स्प्लीन, लिम्फ ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ये सब मैंने आपको ये चीज़ें बताया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं ब्लड शुगर के बारे में बात करते हैं। ब्लड शुगर बेसिकली क्या होता है, एक नॉर्मल ब्लड शुगर रेंज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वैसे भी वो 80 से 120 के बीच में होता है फास्टिंग पे, और खाना खाने के बाद वो रेंज बढ़ जाती है, ठीक है। ये बेसिकली आपका नापा जाता है मिलीग्राम डेसीलीटर में। किसमें, मिलीग्राम डेसीलीटर में नापा जाता है क्या, ब्लड शुगर, ठीक है। बेसिकली ब्लड में जो ग्लूकोज होता है वो इंसुलिन नामक हार्मोन से रेगुलेट होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन जो होता है लैगरहैंस की कोशिकाओं द्वारा के बीटा सेल से मतलब ये पैनक्रियाज में पाई जाती है। मैंने आपको पैनक्रियाज के बारे में बताया था, तो उस टाइम पे भी ये डिस्कस किया था। सेल ऑफ आइसोलेट जो है लैगरहैंस के बीटा सेल से जो है निकलती है, ठीक है। आइसोलेट ऑफ लैगरहैंस होता है, उसके बीटा सेल से ये जो होती है प्रोड्यूस होती है पैनक्रियाज, ठीक है। लैंगरहैंस मैंने उस टाइम पे आपको बताया था, बीटा सेल भी उस टाइम पे बताया था, और मैंने ये आप लोगों से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी पूछा था, आप लोगों ने मुझे उस टाइम पे बताया भी था। इंसुलिन नामक हार्मोन जो है पैनक्रियाज से रिलेटेड होता है, जो कि किसी के बॉडी का ग्लूकोज का लेवल जो होता है रेगुलेट करता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में जो होता है मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी होती है, वो आप हम लोगों मुझे जो है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मैंने उस टाइम पे आपको बताया था, ठीक है। जो हार्मोन्स भी जो है एक्सक्रीट करती है, साथ ही साथ क्या क्या एक्सक्रीट करती है, किडनी है, पैनक्रियाज है, क्या क्या है, सब कुछ आप मुझे मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में बताइएगा कि किसको मैंने बताया था उस टाइम पे, ठीक है। फिर आ जाते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसमें 3 स्टेज होता है, जो कि 3 स्टेज में जो लास्ट स्टेज होता है वो बेसिकली उसमें थ्रोम्बिन जो है, थ्रोम्बिन एक एंजाइम होता है जो कि फाइब्रोनोजन को जो होता है फाइब्रिन में चेंज करता है। फाइब्रिन ये जो थक्का बन जाता है, जाली नुमा जो चीज़ें बन जाती है, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थ्रोम्बिन जो है वो एक एंजाइम जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये आपसे क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाएगा, 3 स्टेज में होता है। आपसे पूरा डिटेल में स्टेज पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि आपको डॉक्टर नहीं बनना है। यहाँ पे क्वेश्चंस हमेशा मैंने देखा है कि इसी पे रहते हैं, और रहते हैं, तो नहीं रहेंगे तो वो जो है करंट अफेयर से रहेगा, ठीक है।
तो ये जो है एक जालनुमा एक तैयार कर लेता है, वही जालीनुमा जो एक लेयर तैयार कर देता है, वही ब्लड जो होता है रोकना निकलना बंद हो जाता है, रुक जाता है वहीं पे। अच्छा, एक डिजीज़ होता है जिसमें जो होता है ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, वो जो है उस डिजीज़ का आप लोग मुझे नाम बताइए, बाकी हम डिजीज़ में तो उसको पढ़ाएंगे ही। हम कुछ रॉयल फैमिली के लोग जो होते हैं उस डिजीज़ से जो है इस समय ग्रसित हैं, कहाँ के हैं वो सब भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। तो ये हमने बता दिया, साथ ही साथ हमने कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, क्वेश्चंस भी आप लोग इसको करते ही हैं। तो वो मैं यूजुअली क्वेश्चंस आप लोग जब करते हैं तो मेरा दिमाग उसमें भी रहता है कि आप लोग सही कर रहे हैं कि नहीं। तो यूजुअली आप लोग सही करेक्ट आंसर सही करते हैं और हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। हिस्ट्री का आंसर मैंने आपको बताया जो है कि हम देंगे ही आपको, कम से कम हिस्ट्री का आंसर जो है एक नहीं 2 लेक्चर के बाद बस, मतलब एक इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि आपका कल आ जाएगा, उसके बाद जो है आपका एजुकेशन जर्नल और डेवलपमेंट ऑफ प्रेस का इतिहास जो है वो सब चीज़ें जो है पढ़ाने के बाद हम दे देंगे। और साथ ही साथ आपका ये बायोलॉजी 2-3 लेक्चर मुश्किल से लगेगा जो कि मैं ख़त्म कर दूंगा, और 2 लेक्चर आगे के आने वाले थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबे हैं, उसमें ख़त्म कर दूंगा, तो वो सब के बाद में इसका आंसर पूरा दे दूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, कुछ चीज़ें हमने आपको कहा था कि हम मिसलेनियस टाइप का लाए हैं, इसमें एक एनिमल टिश्यूज़ आ जाता है और एक एनिमल टिश्यूज़ साथ साथ ही 1 लाइनर कई क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम्स में। मुझे लगता है कि वो चीज़ें मैं खोज कर ले आया हूँ कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो उसको हम लोग कर लेते हैं। बेसिकली आदमी के जो वेट होता है 2/3 पार्ट जो होता है ये आदमी के पानी के कारण होता है, ठीक है। पानी सोच लीजिए आदमी के शरीर में कितना इंपॉर्टेंट है। मेल में वो 65%, 60 से 65% होता है, फीमेल में जो होता है 55 से 60% के करीब होता है, और एक बच्चा पैदा होता है उसके बॉडी वेट का 75% पार्ट जो होता है पानी होता है। तो सोच लीजिए जो लोग पानी नहीं पीते हैं उनके शरीर के साथ क्या होता होगा डेली डेली। शरीर का जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो 6 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, 65% के करीब ऑक्सीजन होता है। आपसे पूछ लिया जाएगा ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा मतलब किसका अमाउंट सबसे ज़्यादा किस एलिमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है सबसे ज़्यादा है, तो उसका आंसर कार्बन नहीं होगा, ऑक्सीजन होगा, 65% होता है। दूसरा कार्बन होता है, फिर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, यही 6 जो होते हैं बहुत लगभग 90% से प्लस जो है 90% से प्लस जो है एलिमेंट मतलब काउंट की कर सकते हैं आप इनको कि ये परसेंटेज जोड़िएगा तो 90% से ज़्यादा ये कंट्रीब्यूट करते हैं ह्यूमन बॉडी में। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ये सब टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं एक लाइन में। एक ह्यूमन बीइंग में बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, 206 बोन होता है, 206 हड्डियां होती हैं, कार्टिलेज होता है, और जो कि बोन और कार्टिलेज जो है मिल के आपस में एक स्केलेटन सिस्टम का फॉर्म करता है पूरा ह्यूमन बॉडी के। बोन में एक ओसिन नाम का प्रोटीन होता है, ओसिन नाम का प्रोटीन जो होता है जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, इसी के कारण जो होता है बोन में एक हार्डनेस होता है। ये हमने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, इसका थोड़ा सा मैंने गलत टिक लगा दिया था आंसर की में, ठीक है। ये ओसिन नामक क्या होता है, पहले 2 चीज़ें पूछा जा सकता है, ओसिन होता किसके कारण है हार्डनेस, वो तो ओसिन के कारण होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि हार्डनेस तो चलिए है, लेकिन ओसिन है क्या। ओसिन बेसिकली एक प्रोटीन है, दिमाग में रखिएगा, प्रोटीन है। समझ लीजिए प्रोटीन आपके शरीर के लिए कहाँ कहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके सेल्स, टिश्यूज, आपके बोन्स, सभी के लिए, मतलब एक जैविक इकाई का जो बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो होता है प्रोटीन। इसलिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है खाने के लिए। डॉक्टर कहते हैं कि कार्ब्स मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फैट ना लो तो भी चल जाओगे, लेकिन प्रोटीन जरूर लो, ठीक है। एक चीज और है, ह्यूमन सलाइवा जो होता है, टाइलिन एंजाइम्स मैंने आपको पढ़ाया है, वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया था। ये बेसिकली एक एसिडिक एंजाइम होता है, ठीक है। ये मैंने उस टाइम पे बताया है, मुझे फिर से लगा कि इसका पीएच जो होता है, पीएच 7 से कम होता है, इसलिए ये एसिडिक होता है। थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लगा फिर से, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे वापस ले आ दिया 1 लाइनर में, ठीक है। ह्यूमन टीथ के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ ह्यूमन टीथ जो होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है। टीथ लेयर में जो माउथ में होता है, जो मतलब कैल्शियम फास्फोरस बेसिकली इन्हीं 2 का मेजर रोल होता है, लेकिन जो टीथ लेयर होते हैं आपके मुंह पे जो, उसमें जो लेयर होता है वो एसिड, बैक्टीरिया और ये सब चीज़ें भी जो है पाई जाती है। आपसे कई बार पूछ लिया जाएगा कि ह्यूमन टीथ में क्या क्या पाया जाता है, तो एसिड पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, सलाइवा पाया जाता है, हाँ वो सब आप टिक लगाइएगा,
ठीक है। और हार्डेस्ट पार्ट जो है ह्यूमन बॉडी में इनेमल जो है, जो कि क्राउन ऑफ द टीथ होता है, कभी दांत टूट जाए तो उसका जो क्राउन होता है वो बेसिकली देखिएगा वो इनेमल कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो है हार्डेस्ट पार्ट होता है किसी भी के शरीर का, ठीक है। वो बेसिकली आप इतना हार्ड होता है, मतलब बेसिकली इसमें क्या है कि वजन उठा उठा के देखा गया है कि आदमी का हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो दांत के थ्रू जब वजन उठाया गया, शायद 1000 केजी कितने केजी का उठा लिया गया था, तो इसीलिए इसको हार्डेस्ट पार्ट बोलते हैं। शुरू में इसको नहीं मानते थे, किसी और को मानते थे, लेकिन बाद में पता चला कि यही होता है, ठीक है। ये कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से मिला होता है। ह्यूमन बॉडी में 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। ये सब आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप लोगों को देखना होगा तो आप थोड़ा सा खुद नेट पे इसको सर्च मार लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आदमी के शरीर में कुछ दांत जो होते हैं 2 बार उगते हैं, कुछ दांत जो होते हैं 1 बार उगते हैं। जितने दांत जो होते हैं आदमी के शरीर में 2 बार उगते हैं वो होता है 20 दांत, और जो 1 बार उगते हैं वो होते हैं 12 दांत, ठीक है। कितने दांत जो होते हैं 2 बार उगते हैं वो होते हैं 20 दांत के करीब, और 1 बार उगने वाले दांत जो होते हैं वो 12 दांत होते हैं, ठीक है। ये आप इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर्स, मोलर्स एक बार नेट पे देख लीजिएगा कि इनकी लोकेशन क्या होती है, और हिंदी में इसको चवड़ा कैसे कुछ बोलते हैं वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कि हिंदी में इसका नाम क्या होता है, मुझे इंग्लिश में ही पता है इसका, तो सॉरी उसके लिए। आप लोग हिंदी में गूगल ट्रांसलेटर में जब डालेंगे तो आपको भी, अगर पहले पढ़ा होगा तो आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछते हैं कई बार जो होते हैं वो होते हैं कि जो बोन होते हैं, बोन का लोकेशन होती है, उस लोकेशन को बोन का नाम क्या होता है। एक होता है ब्रेस्ट बोन जो होता है, स्टर्नम जानते हैं, स्टर्नम आपका जो होता है, स्टर्नम ब्रेस्ट बोन जो होता है नीचे होता है, वो आप थोड़ा सा लोकेशन देख लीजिएगा नेट पे। कॉलर बोन होता है, आप गर्दन के जस्ट नीचे देखिएगा, उसको क्या बोलते हैं, क्लेविकल बोलते हैं। आप गर्दन के जस्ट नीचे देखिए, आप अपने वहाँ पे उठी उठी 2 हड्डियाँ हैं, वो कॉलर बोन होती हैं, वो कॉलर बोन होती है। चलिए ठीक है। नी कैप होता है, टेला होता है उसका जो है, आप देख लीजिएगा, बहुत ही नी कैप जो चिब्बियाँ जिसको हिंदी में बोलते हैं, कई बार लोगों की टूट जाती हैं या कुछ भी हो जाता है, तो ये सब देखे ही हैं। शोल्डर ब्लेड होता है जो पीछे हाथ के होता है, वो शोल्डर में जहाँ पे आप रोटेट करिए तो हाथ जहाँ से रोटेट होता है वहाँ के उसको स्कैपुला बोलते हैं, ठीक है। पटेला, स्कैपुला और स्टर्नम, ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा जानते रहिए क्योंकि ये सीधे सीधे कई बार पूछ लेता है। देखिए ईपीएफओ एग्ज़ाम बेसिकली एक ट्रांजिशन एग्ज़ाम होता है, एक स्टेट पीसीएस का थोड़ा और एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का। इसमें अगर आप देखते होंगे कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी होते हैं, आप लोग थोड़ा सा हैरान जरूर होंगे कि मे बी इस बार क्वेश्चन जो है डिफरेंट आ जाए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ जब डिफरेंट आएगा तो सबके लिए डिफरेंट आएगा ना, आपके लिए कोई अलग से नहीं आएगा ना। लेकिन आपकी प्रिपरेशन एटलीस्ट उतनी हो कि जितना जो चीज़ें प्रॉपरली हर बार पूछा जाता है, रिपीट होता है, वो चीज़ें अगर ढंग से आपको अच्छे से आती हो। प्लस मैं बहुत कोशिश किया हूँ कि जो जो कॉन्सेप्ट हो डाल दूँ। देखो एनसीईआरटी उठाओगे, एनसीईआरटी में भी ये सब 9th-10th की एनसीईआरटी में भी सारे मतलब ये टॉपिक जो है कवर नहीं किए गए हैं, तो ये मैं ले आया हूँ। उससे ज़्यादा वो पूछेगा नहीं, उससे ज़्यादा पूछेगा तो वो बेसिकली डॉक्टर्स के प्रेफरेंस दे रहा है, एक तरीके से मेडिकल फील्ड वालों को ही प्रेफरेंस दे रहा है, बायो के लड़कों को प्रेफरेंस दे रहा है जो 11th-12th में। एटलीस्ट उस लेवल को एक बार आप तैयार करके देखो ना कि बाकी सबसे आप आगे हो जाओ। तो उसी लिए जो है आप लोग एटलीस्ट एक जो पुराना पैटर्न है उस पर एकदम पकड़ मजबूत करो। नया पैटर्न आएगा, कट ऑफ नीचे चली जाएगी, लेकिन आप उसमें लीड पे रहोगे। आपको एब्सोल्यूट कंपटीशन नहीं देना है ना, रिलेटिव कंपटीशन देना है। अगर लोग 55 कट ऑफ ले आ रहे हैं तो आप 70 ले आ रहे हो तो बहुत है, ठीक है। अब 120 क्वेश्चन को 120 सही नहीं किया जा सकता, ये रियलिटी मान के तैयारी कीजिए तो ज़्यादा सुखी रहेंगे। फिर ठीक है, आते हैं टेंडन के बारे में। टेंडन, लिगामेंट, 2 चीज़ होते हैं। आपका जो शरीर में कई बार बोन और मसल्स को जो जोड़ता है, ये टिश्यू होते हैं, ऊतक जिसको हिंदी में बोलते हैं। बोन और मसल्स को जो जोड़ता है उसको बेसिकली टेंडन बोलते हैं। ये टूट जाता है तो बहुत ही दिक्कत देता है, बहुत ही रेसेदार होते हैं, दोनों रेसेदार होते हैं और मतलब थोड़ा इलास्टिक होते हैं। और जब बोन और बोन को जो जोड़ता है उसको लिगामेंट बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोन से बोन जो कनेक्टिंग टिश्यू होता है उसको टेंडन बोलते हैं, और बोन टू मसल जो कनेक्टिंग टिश्यू होता है उसको जो होता है
लिगामेंट बोलते हैं, तो दोनों आंसर वो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, बोन टू बोन जो होता है आपका लिगामेंट होता है, बोन टू मसल आपका टेंडन होता है। ब्लड भी एक कनेक्टिंग टिश्यू है, मैंने आपको बताया, ये सरप्राइज बहुत लोगों को करेगा। ठीक है, इसमें जो है ये फ्लूइड मैट्रिक्स, मैंने सब कुछ आपको ब्लड के बारे में ऊपर बता दिया। ठीक है, मसल टिश्यू के बारे में बात करते हैं तो मसल टिश्यू 3 टाइप की होती है बेसिकली। उसमें स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड, कार्डियक मसल टिश्यू जो होती हैं, ये जो होती है बेसिकली 3 टाइप की होती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आते नहीं है, ना आएंगे इस पर कुछ ये बेसिकली इनवॉलंटरी मसल होती है, कुछ इसमें वॉलंटरी होती हैं। तो कार्डियक मसल जो होती है आपकी इनवॉलंटरी होती है, आप ना भी चाहें तो वो एक्सपेंड और वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, नहीं तो भाई अगर दिल नहीं चला तो ज़िंदगी ही नहीं रह जाएगी। तो ये सब चीज़ें आप लोग दिमाग में रख लीजिए। मसल टिश्यू बेसिकली ये आपके स्ट्रिएटेड और अनस्ट्रिएटेड होते हैं, और कार्डियक मसल एक अलग होती है मसल, जो कि एक इनवॉलंटरली जो है इसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर एक आता है एपिथेलियल टिश्यू आता है। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है आपके शरीर में कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये जो होता है बेसिकली कवरिंग टिश्यू होता है, जो कि आपका हर चीज़ जो होता है कवर करता है पूरे बॉडी में, वो चाहे स्किन हो, माउथ का सरफेस लेयर हो, एलिमेंट्री कैनाल हो, और लंग्स हो, ये जितनी भी देखिए छुइए चिकना चिकना लगता है, ये स्किन होता है, वो सब जो होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते रहिए, ये कौन सा टिश्यू होता है और ये मसल टिश्यू में कौन कौन सा टिश्यू आते हैं, ये टिश्यू जो थोड़ा सा नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली पानी और न्यूट्रिशन का एब्जॉर्ब करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। जो आपके इंटेस्टाइन वगैरह होता है, उसके जो कवरिंग टिश्यूज़ होता है वो बेसिकली एपिथेलियल टिश्यूज़ होता है, जो कि पानी और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, थोड़ा हम ब्रेन, स्पाइनल, नर्वस सिस्टम, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रेन, स्पाइनल और नर्वस ऑल कंपोज्ड आर नर्वस टिश्यू। आप किससे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि नर्वस टिश्यू क्या होता है। नर्वस टिश्यू में ब्रेन, स्पाइनल सब कुछ आता है। ठीक है, कभी ब्रेन मत बताइएगा सिर्फ ब्रेन या सिर्फ स्पाइनल, ये सब नहीं, दोनों जोड़ के जो होता है पूरा एकदम कपाल से होते हुए पीछे जो लंबा आपके जहाँ बैठते हैं कमर के जस्ट नीचे वहाँ तक जाता है, पूरा वो नर्वस सिस्टम पूरा कहलाता है। ठीक है, पूरी भी कभी भी नर्वस सिस्टम होता है, न्यूरो पूरा कभी डिपार्टमेंट में जाइए तो सर से लेकर नर्वस सिस्टम तक, मतलब कमर के नीचे तक का पूरा जो है जोन वो कवर करते हैं। बेसिकली नर्वस टिश्यू जो होता है जिससे बना होता है न्यूरॉन्स, इसका बेसिक इकाई होता है, क्या होता है, न्यूरॉन। और नेफ्रॉन किससे रिलेटेड है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। न्यूरॉन होता है। ठीक है, ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, बहुत ही स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है। इसमें जो होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स चलते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स चलते हैं। क्या चलते हैं? इलेक्ट्रिक इम्पल्स। आपको जो भी दिमाग में सब कुछ चल रहा है या नर्वस सिस्टम में जो भी जा रहा है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है, डेंड्राइट होता है, जो कि आपका सेल बॉडी से जो है एक्सटेंड होता है। ये फाइबर के तरीके से होता है, अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ठीक है, न्यूरॉन से निकलते हैं। और एक्सॉन होता है, ये एक सिंगल एलोंगेटेड फाइबर होते हैं जो कि बहुत ही ब्रांचेज में एंड होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है बेसिकली। ठीक, ये एक्सॉन होता है, एलोंगेटेड फाइबर मैंने बताया, जो कि लंबा सा है। और ये जो है गुच्छेदार, बेसिकली ये जाली नुमाई होते हैं, डेंड्राइट होते हैं। ठीक है, यहाँ से इम्पल्स निकलता है, ऐसे 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 जाता है, और ऐसे बिलियंस जो होते हैं डेंड्राइट और ये न्यूरॉन्स होते हैं। सोचिए ऐसे आपस में कनेक्ट होते हैं, सब आपस में एक जाली नुमा ये कनेक्ट होते हैं सब आपस में। ठीक है, यहाँ से एक्सॉन फिर चले जाएगा, फिर यहाँ से मतलब आके जुड़ा हुआ है एक्सॉन, तो ऐसे जुड़ा रहता है। और ये एक्सॉन जो है ये इधर गया है, इधर से डेंड्राइट को जोड़ रहा है, इधर भी डेंड्राइट जोड़ रहा है, दो न्यूरॉन को जोड़ रहा है, ऐसे जोड़ता चला जाता है। तो एक तरीके से जाल पूरा बन जाता है। सोच लीजिए एक भी न्यूरॉन में प्रॉब्लम आई तो यहाँ से इम्पल्स चला, यहाँ धीरे धीरे पहुँचा। इसी सब के कारण जो होता है तो कई रोग हो जाते हैं। जैसे क्या हो जाता है, अल्जाइमर हो जाता है, मतलब बेसिकली उसमें न्यूरॉन्स की ही दिक्कत होती है। अल्जाइमर हो जाता है, किसी किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाता है, उसमें बेसिकली आदमी नहीं, उसमें लेजियन हो जाता है दिमाग में। उस पर क्या होता है कि कई बार MRI में देखा जाता है तो वाइट स्पॉट आ जाते हैं, बहुत से रोग होते हैं, इतना डीप में नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये होती है जिससे जो मेनी ब्रांच एक्सॉन एंड डेंड्राइट में डिफरेंस आप समझ गए। ठीक है,
डेंड्राइट जो होता है बेसिकली आपका इम्पल्स रिसीव करता है, वो रिसीवर होता है। और एक्सॉन जो है एक ऑब्वियसली पाइप नुमा होता है, तो इधर से आप ऐसे याद कर सकते हैं, इधर से ले जाके इधर ये बेसिकली इम्पल्सेस ले जाता है। एक स्पाइन जो होता है, स्पाइन में जो होता है 31 पेयर ऑफ स्पाइन नर्व होती है। और क्रैनियल नर्व कहाँ होती है, आप लोग इसको गूगल पे तुरंत सर्च मारिएगा जैसे क्लास होगी। क्रैनियल नर्व में जो होता है 12 पेयर होता है, सीधे सीधे पूछा है। स्पाइन नर्व जो होता है आपके पीछे से जाता हुआ है, आप गर्दन तक देखिएगा, गर्दन से मतलब पीछे साइड से गर्दन से देखिएगा, एकदम जहाँ तक बैठते हैं वहाँ तक पूरा स्पाइनल कॉर्ड जो होता है पूरा जाता है। वहाँ 31 पेयर जो होते हैं, 31 सीधे सीधे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पाइनल नर्व है। खैर आप यूपीएससी के लिए कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। स्टेट पीसीएस एग्जाम्स वगैरह के लिए भी मुझे करना है, तो मैं उसके लिए भी बता देता हूँ कि जिससे आपको अलग अलग ना बताना पड़े। बेसिकली कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट एक्सॉन होता है और डेंड्राइट होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड में कौन कौन सा चीज़ आता है, ये आपका कपाल आता है, ये नर्वस सिस्टम आता है, जो सब कुछ जाता है, तो ये सब चीज़ें आती है। ठीक है, फिर इसमें आता है फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। ब्रेन में जो होता है बहुत बड़ा ब्रेन है, ब्रेन में मैपिंग की जाती है, सोच लीजिए कितना बड़ा है। उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करने के लिए, स्पेशलाइज्ड फंक्शन करने के लिए होता है। उसमें कुछ हम बताएंगे, हम ब्रेन में पूरा नहीं पढ़ेंगे, बताएंगे नहीं तो आप लोग जो न्यूरोलॉजिस्ट हो जाओगे, इसलिए हम इतना ही करेंगे जितना एग्जाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ब्रेन जो होता है अपना थिंकिंग, हार्ट रेट, बैलेंस, सब कुछ जो होता है कंट्रोल करता है। क्या कुछ भी ऑप्शन में दे ये कंट्रोल करता है, स्वेटिंग, थिंकिंग, मूड स्विंग, सब कुछ भैया ब्रेन ही आपका करता है। इसीलिए कहा जाता है योगा करो, स्वस्थ रहना है तो योगा करोगे, सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। उसमें फिर एक आता है मेडुला ओब्लांगाटा। मेडुला ओब्लांगाटा एकदम पीछे के पार्ट में होता है, मतलब आप गर्दन के जस्ट ऊपर टच करिए, वहाँ पे बेसिकली मेडुला ओब्लांगाटा होता है। मेडुला आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रिफ्लेक्स एक्शन सबको कंट्रोल कर, मतलब हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ओब्लांगाटा। और आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, क्रिकेट खेलते हैं अचानक से गेंद नीचे आई, कूद के ले लिया, या स्पाइडरमैन देखे होंगे जिसका रिफ्लेक्स होता है काफ़ी देर, ये रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड कभी करता है। कभी भी दिमाग में ये न रखिएगा कि जो है ये आपका ब्रेन करता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड करता है रिफ्लेक्स एक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप चीज़ है, इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा। मेडुला ओब्लांगाटा बेसिकली हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये जो होता है ये करता है। और रिफ्लेक्स एक्शन कौन करता है अलग से मैंने बता दिया। वोमिटिंग भी काफ़ी ज़्यादा मेडुला ओब्लांगाटा के ही मतलब मिसफंक्शन नहीं कि कुछ ख़राब हो गया, बट ये है कि उसी के बैलेंस ख़राब होता है तो ही करता है। चक्कर वक्कर आता है मेडुला ओब्लांगाटा काफ़ी इन सब चीज़ों को। तो अभी आपसे सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाता है, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, देखिए ब्रेन में सेरिब्रम भी होता है, सेरिबेलम भी होता है। सेरिब्रम जो होता है बड़ा लार्जेस्ट पार्ट होता है। मैंने ब्रेन का मैप नहीं दिखाया, आप लोग एक बार ब्रेन का मैप भी देख लीजिए। सेरिबेलम क्या होता है, 2 पार्ट में होता है, छोटा छोटा होता है, उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। सेरिब्रम जो होता है, ब्रह्म बल्लम नहीं, सेरिब्रम जो होता है ब्रेन का जो होता है लार्जेस्ट पार्ट होता है, जो कि आपको याददाश्त और वॉलंटरीली एक्शन, जितना भी वॉलंटरी एक्शन आप करते हो सबको सेरिब्रम जो है सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा काम यही करता है, ये जान ली। सेरिब्रम जो होता है आपका मेमोराइजिंग की किस विटामिन की कमी के कारण जो होता है, मतलब आदमी को जो सपने अपने याद होते हैं किस विटामिन के कारण होते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए, मैंने पढ़ाया सब। ठीक है, सेरिब्रम हो गया और मेमोराइजिंग पावर हो गया और वॉलंटरी एक्शन सेरिब्रम होता है। और एक चीज़ आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आता है यहाँ बेसिकली आपका ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, स्वेटिंग, ये सब जो होता है आपका कंट्रोल करता है। ठीक है, आपका मैं यहाँ 4 चीज़ों को बताया हो। बेसिकली सेरिब्रम के बारे में बताया, वॉलंटरी एक्शन सेरिब्रम करता है, और साथ ही साथ जो है मेमोराइजिंग वगैरह, याददाश्त वगैरह, थोड़ी बड़ी बड़ी चीज़ें सब कुछ सेरिब्रम करता है। हार्ट रेट मॉनिटर, बैलेंस मॉनिटर, ये सब जो है थिंकिंग वगैरह जो है सब कुछ ब्रेन करता है। लेकिन मेडुला ओब्लांगाटा उसमें जो होता है आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर करता है। ठीक है, थिंकिंग वगैरह सब सेरिब्रम करता है। हाइपोथैलेमस एक पार्ट होता है जो कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है, स्वेटिंग वगैरह जो होती है वो सब कंट्रोल करता है। बस हमको तो नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कभी कुछ पूछना चाहिए, और इससे ज़्यादा पूछ लेता तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बोला है कि रेफरेंस के लिए 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा एक क्वेश्चन नहीं आएगा, और इससे ज़्यादा आएगा तो वो होता है करंट अफेयर का पार्ट। ठीक है, करंट अफेयर का पार्ट होता है, इसलिए वो आप लोग कर लीजिएगा।
मैं करंट अफेयर भी आपको जो पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, पूरा स्टैटिक से लेकर डायनेमिक पार्ट सब कुछ वहाँ पे बताया जाएगा। मतलब डायनेमिक में अगर कुछ करंट की न्यूज़ है तो उसका स्टैटिक पार्ट भी पढ़ाया जाएगा, तो उसी में डेप्थ में पूछता है। बाकी ये मैंने क्रिस्प निकाला है, इससे ज़्यादा आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो लेक्चर छोटे छोटे ही रखने हैं साइंस के, वैसे भी देख रहा हूँ जो इस हिसाब से बाकी लोगों सीरियसनेस इसको जिस हिसाब से लेते हैं बाकी सिलेबस को, उतना ही इसको लिया नहीं जा रहा है। लेकिन आप जान लीजिए, चाहे जितना बड़ा चीज़ पढ़िए चाहे जितनी छोटी चीज़ पढ़िए, क्वेश्चन आता है सब बराबर नंबर पे आता है। तो और इजी भी आता है। मान लीजिए आपसे पूछ लीजिए ब्लड का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है ब्लड, या आपसे पूछ ही लिया कि मान लीजिए मतलब ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट या एसिड एक्स मतलब सॉरी रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है आपके किसके थ्रू होता है बॉडी में, वो चीज़ें आप लोग गलत कर दोगे तो यार आप लोगों को नुकसान हो जाएगा ना। इसीलिए इसको भी करते रहिए, इसको भी रिवाइज करते रहिए। ज़्यादा नहीं है, 6-7 लेक्चर में, 8 लेक्चर में, 7 लेक्चर में, वो भी आधे आधे घंटे 35-35 मिनट में आप लोगों का बायोलॉजी खत्म हो जा रहा है, तो इससे क्या लेना देना। यहाँ कर लीजिए, ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसको कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसको भी कंप्लीट करते हैं, हिस्ट्री अगले 2 लेक्चर जल्दी से कंप्लीट करते हैं, और साथ ही साथ रिवाइज करते रहिए। कोई भी क्वेश्चन हो कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिए, टाइमली लिख दिया करिए। अब ये नहीं कि 6-7 दिन बाद 8-9 दिन बाद में आगे कई लेक्चर ले चुका हूँ, तो फिर वो बहुत ही कई बार मेरे से मिस हो जाता है। तो इसको रिवाइज करते रहिए, अगले लेक्चर में हम लोग जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।